लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा। आज से हम महिला रोजगार योजना का करेंगे शुभारंभ। 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भी ट्रांसफर करेंगे पीएम। पटना में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीआर पाटिल और केशव मौर्य सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। सांसद प्रियंका गांधी का बिहार का दौरा। आज पटना में महिलाओं से करेंगे संवाद। मोतिहारी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रियंका गांधी। गंभीर मामलों में अदालतें रोज सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट बोला दुष्कर्म केस में चार्जशीट दायर होने के 2 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करें। 62 सालों के बाद आज रिटायर होगा मिग 21 फाइटर जेट। एयरफोर्स चीफ 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरेंगे। लेह हिंसा को लेकर स्कूल कॉलेज 2 दिन तक बंद। अब तक 50 गिरफ्तार। वांगचुक बोले मुझे बलि का बकरा बनाया गया। केंद्र ने एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं सीतापुर से बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी इस बीच लेह से सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं लेह से बड़ी खबर। लद्दाख में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लद्दाख में तीसरे दिन भी आज कर्फ्यू जारी। आज दोपहर बाद कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लेह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आज दोपहर बाद कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम लेह पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, उच्च स्तरीय टीम लेह पहुंची। लेह में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। आज दोपहर बाद कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर बिजली ठीक करते वक्त लाइनमैन झुलस गया। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लाइनमैन झुलसा। बिजली विभाग का लाइनमैन करंट लगने से झुलसा। बड़ी जानकारी सीतापुर से इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर लाइनमैन करंट लगने से झुलसा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिजली विभाग का लाइनमैन करंट लगने से झुलसा। थाना मिश्री क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, थाना मिश्री क्षेत्र का पूरा मामला। बिजली ठीक करते समय झुलसा लाइनमैन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लाइनमैन झुलसा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बिजली विभाग का लाइनमैन करंट लगने से झुलसा। शटडाउन होने के बाद भी जोड़ दी गई हाई टेंशन तार। बिजली विभाग का लाइनमैन करंट लगने से झुलसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लाइनमैन झुलसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते झुलसा लाइनमैन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजली विभाग का लाइनमैन करंट लगने से झुलसा। शटडाउन लेने के बाद भी जोड़ दी गई हाई टेंशन तार। बिजली विभाग का लाइनमैन करंट लगने से झुलसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाइनमैन जोड़ रहा था ट्रांसफार्मर का तार। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते झुलसा लाइनमैन। अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में ट्रक चालक व उसका भतीजा घायल हो गया है। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 34 पर लगा लंबा जाम। यमुना पुल पर देर रात हुआ था हादसा। सदर कोतवाली क्षेत्र के NH 34 पर हुआ हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में ट्रक चालक व उसका भतीजा घायल हुआ। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 34 पर लगा लंबा जाम। हादसे के बाद नेशनल हाईवे 34 पर लगा लंबा जाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यमुना पुल पर देर रात हादसे की बात सामने आई है। खड़ा था बगल में, एक ठेला सामने से और ये चला रहे थे तो उसको बचाने के चक्कर में इसमें पीछे से ठोक और एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? पुल पे। तो क्या ट्रक पुल पे खड़ा हुआ था? हाँ।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको ताजनगरी आगरा से बताते हैं, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। साइबर क्राइम सेल ने चौहान आईपीटीवी नामक प्लेटफॉर्म पर मुकदमा दर्ज किया है। ये गैंग 199 रुपए और 299 रुपए के पैकेज में जियो और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का प्रीमियम वेब सीरीज और इसके साथ ही फिल्में बेचकर करोड़ों का अवैध कारोबार चला रहा था। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क विदेशी सर्वर और इनक्रिप्टेड डोमेन के जरिए संचालित हो रहा था, जिसका सीधा संबंध गुजरात के 700 करोड़ रुपए के बीओएस आईपीटीवी रैकेट से जुड़ा है। पेमेंट ट्रेल आगरा निवासी हरीश कश्यप तक पहुंची है, जिसे इस नेटवर्क का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस ने तकनीकी और वित्तीय स्तर पर जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि ऐसे अवैध पैकेज से बचें, क्योंकि ये न केवल अपराध है बल्कि डेटा चोरी का भी खतरा बढ़ाते हैं। अगली खबर है सिद्धार्थनगर से, जहां पर नवरात्र और दशहरा पर्व को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और डुमरियागंज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर चौराहे से लेकर खीरा मंडी तक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान आम जनता को सुरक्षा का एहसास किया। लोगों से अपील की गई कि वो त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने बताया कि नवरात्र और दशहरा पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। किसी भी प्रकार से माहौल बिगाड़ने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आज मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया थाना क्षेत्र डुमरियागंज में। जैसा कि आप जानते हैं 22 तारीख से शारदीय नवरात्रि का त्योहार हुआ है और आज लगभग सभी जगह पे माता जी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। आने वाले दशहरे के उपरांत दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उसी के दृष्टिगत ये जो त्योहार है इसको सकुशल संपन्न कराना एक परंपरागत तरीके से और तैयारियों की समीक्षा करने के संबंध में सभी थाना सर्किल तहसील और जिला स्तर पर इसकी मीटिंग कर ली गई है। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को इस्लामिया ग्राउंड में आई लव मोहम्मद मुद्दे को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रशासन ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। डिम्बा अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आरा ने पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री बल के साथ इस्लामिया ग्राउंड से लेकर सिटी सब्जी मंडी तक फ्लैग मार्च निकाला। मार्च में सभी वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम, एसडीएम, सीओ और महिला एसओजी शामिल रहे। मौलाना तौकीर रजा ने देश भर में नबी की शान में गुस्ताखी का आरोप लगाते हुए धरना हर हाल में करने की बात कही। तो वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में 163 लागू है, बिना अनुमति कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। जनपद में वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे त्यौहार चल रहे हैं। नवरात्रि का समय है, उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़भाड़ वाले बाज़ार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाज़ार का एरिया है, अंदर की जमी आबादी है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट्स हैं 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या
उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है क्राइम के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति। जनपद में सुदृढ़ कानून व्यवस्था रहे, इसके लिए हर एक पुलिसकर्मी और हमारा समस्त पुलिस बल प्रतिज्ञाबद्ध है। जैसे कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि कुछ लोगों के द्वारा कल धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है और एक मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जाकर ज्ञापन देने की बात कही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, पूरे जनपद में धारा 163 DNSS लगी हुई है, जो कि पहले धारा 144 CRPC कहलाती थी। उसके तहत पूरे जनपद में बिना अनुमति के कहीं पर भी धरना प्रदर्शन रैली आदि पर रोक लगी हुई है और इन परिस्थितियों में अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध जो है कठोर वैधानिक कार्रवाई सुसंगत नियमों के अंतर्गत चालू की जाएगी या उसके पर लगाई जाएगी। इस मौके पर जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी 22 तारीख को नवरात्रि के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया था। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो 800 जो महिला हमारी आरक्षी हैं और उसके साथ लगभग 1000 से ऊपर जो हमारे अन्य पुलिस बल के साथी हैं। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर भाजपा नेता विनय कटियार के द्वारा अयोध्या में मीट और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी बयान को दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने समर्थन दिया है। ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या हिंदुओं की पवित्र तीर्थ नगरी है, जहां धार्मिक मर्यादा का पालन होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी में किसी प्रकार का कुकृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। कटियार का बयान उचित है। उन्होंने ये भी कहा कि तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए सीमित क्षेत्र में मांसाहार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बोलिए जी। जी। बोलिए जी। जी। बोलिए जी। जी। बोलिए जी। जी। देखिए, उन्होंने कहा तो सही है, इसलिए कहा है क्योंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या है। अयोध्या के वासी जो हैं यहाँ पर जो मीट और इसका मुर्गा का और दारू का जो चलन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक स्थान है। हमारे आराध्य देव है भगवान राम, क्योंकि भगवान राम ने 12 कला से विष्णु के अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने 16 कला के अवतार के रूप में यहाँ मथुरा में जन्म लिया। इसलिए वो धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में
ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुकृत्य नहीं होना चाहिए, इस कारण उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया। मांडर थाना परिसर में खलारी डीएसपी की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मांडर रेंजर इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी, थाना प्रभारी राहुल, सीआई उमा कुमारी सहित दुर्गा पूजा समिति के अधिकारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और सामुदायिक समन्वय पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण और व्यवस्थित पर्व आयोजन के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। कौन उस टाइप का व्यक्ति है, उसकी पहचान आप करते हैं, आप जानते हैं, तो उसको थोड़ा। रावणदान हम लोग का 7:30 बजे है सर। 2 तारीख को, 3 को नहीं, 2 को। आज जब से मैंने होश संभाला है, तब से पर्व त्योहार के नाम पर किसी तरह का, तो इसी तरह से हम सभी भाइयों से चाहेंगे कि अपने अगल बगल कौन उस टाइप का व्यक्ति है, उसकी पहचान आप करते हैं, आप जानते हैं, तो उसको थोड़ा। रावणदान हम लोग का 7:30 बजे है सर। 2 तारीख को, 3 को नहीं, 2 को। आज जब से मैंने होश संभाला है, तब से पर्व त्योहार के नाम। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां पर ग्राम टेमरी में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है। यह मामला सुपारी किलिंग का निकला, जिसमें गंगोत्री नामक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। घटना 20 सितंबर को सामने आई थी, जब ग्राम टेमरी में एक अज्ञात महिला का शव मिला। इसके लिए एसएसपी विजय अग्रवाल और एसएल टीम मौके पर पहुंची है। जांच में शव की शिनाख्त गंगोत्री के रूप में हुई, जो कि 19 सितंबर की रात घर से निकली थी और फिर लौटकर नहीं आई। पुलिस जांच में सामने आया है कि गंगोत्री नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 2 व्यक्तियों को लंबे समय से पैसे दे रही थी। जब वादे के अनुसार नौकरी नहीं मिली तो उसने 20 सितंबर तक साक्षात्कार न होने पर शिकायत की चेतावनी दी। इसलिए सुपारी के लिए थी, वो षड्यंत्र में शामिल हुई कि आज इसकी हत्या करने वाले हैं। और 20 सितंबर को नगपुरा चौकी पुलिस को एक डेड बॉडी मिली महिला की, संभावित 35 से 40 वर्ष। वह अज्ञात थी और उसके चेहरे पर पत्थर की चोट के निशान थे और गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। तो यह नेचुरल डेथ नहीं थी। तो उम्र कायम कर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो यह पता चला कि मृतका का नाम गंगोत्री जांगड़े है। वह पोटियागला चौक की रहने वाली है, पद्मनाभपुर में। और कुछ अन्य आरोपियों के साथ मिलकर वह सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ पैसे लिया करती थी। इसी चीज़ को लेकर आरोपी और उसके बीच विवाद हुआ और फाइनली जो आरोपी है, जो अभी फ़िलहाल फ़रार है, उसने ये योजना बनाई। एक और अन्य आरोपी को 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, निर्भय जांगड़े को। खैरागढ़ का वो रहने वाला है। और दोनों ने मिलकर उस महिला की हत्या करी और उसके बाद उसके गले से चेन छीनी, जो आर्टिफिशियल चेन थी, और पर्स छीना और उसका मोबाइल छीना। अगली खबर है रोहतक से, जहां पर नई अनाज मंडी में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती को सम्मान दिवस समारोह के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित विशाल रैली में एनएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम में शिरोमणि के साथ ही आपको बता दें कि कई आम लोगों की मौजूदगी भी रही है।
अगली खबर हंसडीहा से है, जहां पर प्रवासियों को अवैध रूप से केरल भेजने का सिलसिला अब व्यवसाय का रूप ले चुका है। कोरोना काल में शुरू हुई ये प्रक्रिया व्यापक हो गई है और जहां प्रत्येक बुधवार को केरल के लिए बसें रवाना होती हैं, जिसमें क्षमता से अधिक मजदूरों को बैठाया जाता है। बीते बुधवार को श्रम अधीक्षक शैलेंद्र शाह व जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने संयुक्त कार्रवाई कर बसों की जांच की। इस दौरान बसों में 35 सीट के बदले 55 मजदूरों को बैठाया गया। बस को जब्त कर हंसडीहा थाने में खड़ा कर दिया गया। श्रम विभाग ने मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराकर ही बाहर जाने की सलाह दी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पेपर लीक कांड को लेकर छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। नौकरी दो, पेपर माफियाओं को सजा दो, न्याय दो जैसे नारों के साथ युवाओं ने दोषियों को कड़ी सजा और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि हर बार जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है और लीक माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि अगर आंदोलन आगे और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मुझे आज ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है और ये हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी है उनको संबोधित है, तो ये ज्ञापन हम आज ही भिजवा देंगे और इसमें कुछ इनकी मांगे हैं रोजगार संघ की। तो अब क्योंकि मामला ज्ञापन का है और उच्च स्तर का है तो अलग स्तर से ज्ञापन को भिजवा दिया जाएगा। और मैं यहाँ एक रूम लेके रेंट लेके रहती हूँ सर। 2024 से मैं तैयारी में आई हूँ। मेरा पटवारी का पहला पेपर था और सर मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला पेपर देके मैं जैसे सेंटर से बाहर आती हूँ तो पेपर लीक हुआ मिलता है और घर से मम्मी पापा का फोन आ रहा है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। तो मैं उनको क्या बोलूँ कि पेपर लीक हो गया है। उनके इतने अरमान है, मुझे 6-7 हज़ार रुपये में यहाँ से रख रखा है। जब हाकम सिंह को पकड़ा गया, ठीक है, पहली रात को जब हाकम सिंह को पकड़ा गया तो हमने सोचा चलो ठीक है, एसटीएफ ने जांच की होगी, पकड़ लिया। उसके बाद हमें दूसरे दिन पता चलता, हम गए पेपर देने आना जरूरी था क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। तो हम पेपर देने जाते हैं, उसके बाद जब जैसे ही पेपर से बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि 11:35 पर ही व्हाट्सएप पे पेपर बाहर आ गया है। उसके बाद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है। अच्छा नहीं था, पेपर अच्छा था मेरा। इस बार भी 70 से ऊपर मेरे नंबर बन रहे हैं। तो जैसे ही मैं रूम में पहुंचता हूँ 1:30 बजे समथिंग मुझे एक मैसेज मिलता है कि पेपर लीक हो गया करके। हम इससे बड़े हताश हुए कि भाई हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेरी एज 28 साल पूरी हो चुकी है। तो मेरी एज 28 पूरी हो चुकी है, मुझे भी अंदर से वो लगता है कि यार मैं क्या करूंगा। हर बार यही है कि ना पेपर लीक हो जाता है। वहाँ पेपर लीक हुआ, उसके बाद बॉबी भाई ने अपने उसमें पेज में डाला था कि पेपर लीक हुआ। उसके बाद उसको तुरंत उठा दिया गया पुलिस द्वारा। ये नहीं किया गया पुलिस ने कि भाई पेपर लीक हुआ तो इसकी जांच करें करके, ये नहीं हुआ। उनने उस चीज को दबाने के लिए उस व्यक्ति को सीधे उठा दिया वहां से कि अगली बड़ी जानकारी आपको हम लक्सर से बताते हैं, जहां पर यूके ट्रिपल पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक को गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासन ने उसके परिवार द्वारा सुल्तानपुर में किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। लक्सर एसडीएम सौरभ अग्रवाल और एसपी देहात शिखर सोयाल की मौजूदगी में पुलिस बल राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन पर बनी दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दिया है। परिवार के सदस्यों ने भी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि गलत करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और अब सीधा आपको लखनऊ से हम तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपको दिखाते हैं। उपस्थित हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में उपस्थित वहां के सभी प्रधानाचार्यगण, समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले छात्रवृत्ति वितरण की शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और जो कि शारदीय नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जगत जननी मां भगवती की कृपा से आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब इस सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जिससे समय से सभी छात्रों को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पे प्राप्त हो सके, इसके लिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं स्वयं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। याद करिए 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होने चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी, और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। अभी आपने देखा होगा असीम अरुण जी ने जो कहा, हमारे कुछ जिलों में मुझे शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों की छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं ने डाटा अपलोड न करने के कारण वह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई और डाटा लॉक हो गया। हम आज उस पर निर्णय करने वाले हैं और उन सभी छात्रों को, जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है, उनको स्कॉलरशिप
की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है दीपावली के पहले पहले उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई, और ये केवल न केवल छात्र मिल रही बल्कि जिन लोगों की गलती से वो छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उनकी जवाबदेही उसमें तय हो रही है कि आखिर वे छात्र इससे वंचित कैसे, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को देखा है और दुनिया के अंदर भी इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खास तौर पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आर्थिक प्रगति का जो पैमाना है वह शिक्षा से शुरू होती है, बेहतर शिक्षा से शुरू होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित तबका है, अगर उन्हें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है शिक्षा, और शिक्षा में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने भारत के अंदर भी देखा है। आप याद करें, हमारा ही देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र इसकी शिक्षा प्राप्त कर सके, यह अनिवार्य किया गया। 5 के 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेश बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो समाज के अंतिम पैर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है। अब आने वाले समय में 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। स्वतः ही स्फूर्त भाव के साथ प्रक्रिया होने वाली है और उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की। अकेले केवल 25-26 में वंचित वर्गों को 2,825 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हम लोगों ने अब तक वितरित की है। छात्रवृत्ति, और यह छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से, यानी सीधे उस छात्र के अकाउंट में पैसा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए अब उससे समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा, किसी की सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। एक छात्रवृत्ति एक क्लिक किया उसके पास पहुंच गई। ऐसे ही 17 में, वर्ष 17 से 2025 तक अब तक 2 करोड़ से अधिक छात्राएं इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं और इसमें हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, आज तो 9 से 12वीं तक की 4 लाख छात्र छात्राओं को आज इसका लाभ दिया, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है
कि शिक्षा ही माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को, प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को साकार कर सकता है। और यही सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था, यह उन महापुरुषों का था जो देश के संविधान के दौरान स्वतंत्र भारत की व्यवस्था चाहिए, उनका सपना यही था जिसमें हर गरीब की पहुंच हो, हर वंचित शासन हिस्सेदार बने, हर छात्र स्कूल में पहुंच सके। कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें आने वाले समय व्यवस्था की है तकनीकी सुधार, विद्यालयों ने, बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने समय पर डाटा अपलोड नहीं करते, छात्रवृत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं देते, और एक बार डाटा लॉक हो गया तो उसके बाद फिर उसको खोलना दिक्कत होता है। छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना है, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए। छात्र ने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप उसके तक पहुंच जानी चाहिए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। मोबाइल ऐप के जरिए छात्र भी और रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके, उसको पता कि छात्रवृत्ति कब तक आ रही है। मोबाइल ऐप उसको बता देगा कि उसकी छात्रवृत्ति के लिए जो भी डाटा है वो सही ढंग से उसका वेरिफिकेशन हो गया है, अब पैसा आने वाला है और छात्र आराम से निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। ये हमारी इस योजना के तहत का है और इसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान के साथ पात्र और छूटे हुए छात्रों को इसके साथ जोड़ना, मेंटरशिप और कैरियर कार्यक्रम को जोड़ करके छात्रवृत्ति को और प्रभावी बनाना, एक छात्र एक स्कॉलरशिप की अवधारणा को लागू कर सभी योजनाओं का एकीकरण करना, प्रदर्शन आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन दे छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना, यहीं पे नहीं सीमित रहना है, उन्हें प्रोत्साहन, अतिरिक्त प्रोत्साहन और अब सीधा आपको चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। चंडीगढ़ से तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। चंडीगढ़ में खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं। शासन प्रशासन को नए आयाम दिए हैं और तब हमें विधायी ड्राफ्टिंग में आधुनिकता और आज हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, विधानसभा केवल बहस और चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि यह जनता की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं और आकांक्षाओं का ये एक प्रतीक भी है, प्रतिबिंब भी है। संविधान ने हमें जो जिम्मेवारी दी है वो हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। हमें यह सुनिश्चित करना है विधानसभा में बनने वाले प्रत्येक कानून में संविधान की आत्मा वो झलके, सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता हर विधेयक का आधार बने। मित्रों, सदैव देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति ये सजग रहा है। हमारी विधानसभा ने समय समय पर अपने कामकाज को पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। मित्रों, हम सब देखते हैं कि विधानसभा डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में हरियाणा विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभाओं में गिनी जाती है और उसका सारा श्रेय वो आप सब लोगों के ऊपर जाता है। हरियाणा मुझे बताते हुए कि अब विधायी ड्राफ्टिंग
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में ही एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मित्रों, मैं विशेष रूप से माननीय विधानसभा अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई भी देना चाहता हूं कि इन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण को संभव बनाया है जो आज हम सब इसके साथ रहे हैं। यह प्रशिक्षण आप सभी अधिकारियों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ही वह कड़ी हैं जो नीति और कानून दोनों को जोड़ने का काम आप लोग करते हैं। आपके प्रयासों से ही कोई विधेयक सुसंगत भाषा में तैयार होकर सदन में प्रस्तुत होता है। परंतु आपकी केवल तकनीकी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि आपका संवैधानिक दायित्व भी है। मित्रों, आपकी कलम यह सुनिश्चित करती है कि जो कानून बने वह न केवल न्यायपूर्ण हो, बल्कि जनता की नब्ज से भी वो जुड़ा होना चाहिए। ऐसी आपकी कलम उस के लिए वो चले और इस प्रशिक्षण को केवल एक ट्रेनिंग प्रक्रिया न माने, बल्कि इसे एक जन सेवा का अवसर माने, ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। मित्रों, आज दुनिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और जीवंत लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में देखती है। मुझे ये खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं उदाहरण बन रही हैं और ऐसे हमारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम अपनी विधायी ड्राफ्टिंग को उच्चतम स्तर तक बनाएं कि जिसको हर व्यक्ति देख करके कहे कि नहीं, ये ठीक है। क्योंकि गरीब व्यक्ति या आम व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक कानून के सहारे के ऊपर वो उसको देख करके अपने आप को सुरक्षित महसूस होता है, जब उसको मालूम है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो कानून बात खड़ा होगा, तो उसके ऊपर एक बड़ा विश्वास ये हमारे विधायी कार्य के ऊपर होता है। मित्रों, आज का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी दिशा में ही एक महत्वपूर्ण कदम है। आप यह न केवल मसौदा तैयार करने की तकनीकी बारीकियों को समझेंगे, बल्कि आप कानूनी, नैतिक और संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ नवीनतम तकनीकों जैसे कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में भी आप जानेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस अवसर पर पूरा लाभ उठाएंगे और अपने ज्ञान और कौशल को और बढ़ाएंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य एक ऐसा शासन मार्ग जो पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल हो। इस लक्ष्य करने के लिए हमें ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है जो कानून बनाने की प्रक्रिया में निपुण हो। आपके द्वारा तैयार किए गए मजबूत और स्पष्ट कानून ही एक मजबूत और विकसित हरियाणा की नींव रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास, मुझे ये भी यकीन है कि अगले 2 दिनों में आप विभिन्न विशेषज्ञों से बहुत कुछ सीखेंगे भी। यह ज्ञान आपके पेशेवर जीवन में एक नया ये अध्याय जोड़ेगा, सेवा करने के लिए और भी बेहतर तरीके से ये तैयार करेगा। लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है विकसित राष्ट्र बनने, और उसको लेकर के सालों का कार्यकाल देखेंगे। और अब सीधा आपको बिहार लेकर चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। आज उनका दौरा है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर महिलाओं को उनकी ओर से बड़ी सौगात दी जा रही है। उन्हें से मुक्ति मिली है फेफड़ों और आंखों की बीमारी। अब घर में बच्चों को
गरम खाना मिलना शुरू हुआ है। उज्ज्वला के गैस बिहार की रसोई को ही नहीं, महिलाओं की जिंदगी को भी उज्जवल बना दिया है। माताओं बहनों, आपकी हर परेशानी को दूर करना ये हमारा दायित्व है। हमने कोरोना के कठिन समय में मुफ्त अनाज योजना शुरू की थी। कोई बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए, लेकिन इस योजना ने आपकी इतनी मदद की कि हमने इसे जारी रखने का फैसला किया। आज भी पीएम गरीब कल्याण योजना चल रही है और इस योजना की वजह से बिहार के 8.5 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इस योजना ने आप कितनी बड़ी चिंता कम की है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। बिहार के एक बड़े क्षेत्र में उसना चावल पसंद किया जाता है, लेकिन पहले हमारी माताओं बहनों को सरकारी राशन में अरवा चावल दिया जाता था। मजबूरी में माताएं बहनें बाजार में वही अरवा चावल देकर उसके बदले उसना चावल लेती थी। लेकिन बेनी देखिए, मुश्किल ये थी कि 20 किलो अरवा चावल के बदले सिर्फ 10 किलो उसना चावल मिला करता था। हमने इस विषय पर भी गंभीरता से विचार किया। अब सरकार ने राशन में उसना चावल भी देना शुरू कर दिया है। मेरी माताओं बहनों, हमारे यहां महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने की परंपरा भी नहीं रही है। घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, जमीन हो दुकान के नाम पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, स्कूटर हो पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुषों के ही नाम होता था। लेकिन जब मैंने पीएम आवास योजना शुरू की तो उसमें ये नियम बनाया कि पीएम आवास के घरों की मालकिन मेरी माताएं बहनें बेटियां भी होगी। आज बिहार में 50 लाख से ज्यादा पीएम आवास बने हैं। उसमें से ज्यादातर में महिलाओं का भी नाम है। आप अपने घर असली मालकिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब किसी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक समय था जब महिलाएं बीमारी सहती रहती थी, वो परिवार में बताती ही नहीं थी। कितनी ही मुसीबत हो, कितना ही बुखार हो, कितना ही पेट में दर्द होता हो, वो काम करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके इलाज में घर के पैसे खर्च हो जाए। तो बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार की महिलाओं को संबोधित किया है। कई अहम भी उनकी ओर से कही गई हैं। लाइव न्यूज में तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।